जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप रो गए और क्यों रोए, इस पर आप क्यों रोए। आपने देखा आज संसद में भावुक हो गए, प्रधानमंत्री भी भावुक हुए, उसके बाद जिनके लिए वो भावुक हो रहे थे वो भी भावुक हो गए। एक जो छवि बनाई गई है आंसुओं की कि अश्रु का मतलब कमजोरी, शायद उसको बहुत हद तक राजनेता या और भी कई लोग ये साबित कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कमजोरी नहीं है। उसका उपयोग और कुछ लोगों के हिसाब से दुरुपयोग भी बहुत होता है। राजनीति में ही, राजनीतिक अखाड़े में ही लोग एक दूसरे के ऊपर इस किस्म का आरोप लगाते हैं कि घड़ियाली आंसू, फलाना आंसू, ढिमकाना आंसू। लेकिन इस किस्म का कोई भी बायस अपने मन में ना रखते हुए सबसे पहले सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पर सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, तो देखिए भावुक हुए। उन्होंने एक बात बताई जब वो मुख्यमंत्री थे, गुलाम नबी आजाद भी मुख्यमंत्री थे। इसके बाद गुलाम नबी आजाद भी उस बारे में बोले और वो भी भावुक हो गए। वो भी आपको ब्रेक के बाद सुनाएंगे। लेकिन ये एक इमोशनल देश है, हम लोग भावुक लोग हैं, और भावना में जब लोग रो जाते हैं तो उससे ये देश कैसे रिस्पॉन्ड करता है और क्या करता है, वो आइए सबसे पहले आपको बता दें। 2 उदाहरण हैं हमारे सामने, राजनीति से हटकर 2 उदाहरण हैं जिसमें लोग रोए और उसका परिणाम क्या हुआ। तो उदाहरण नंबर 1 आइए आपको स्क्रीन पे दिखाएं। पहला उदाहरण है बाबा का ढाबा का। आप याद कीजिए कि उनका एक वीडियो आया कि उनका खाना कोई खरीद नहीं रहा है, लॉकडाउन में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सामान नहीं बिक रहा है, छोटी सी एक दुकान थी, रोने लगे। और रोने के बाद अब वो तमाम विवाद और हुए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन रोने की वजह से हुआ क्या कि लोगों ने इतनी डोनेशन दी, इतना पैसा दिया कि अब बाबा जो हैं वो 80 साल की उम्र में उन्होंने अपना ढाबा खोल लिया। दूसरा उदाहरण, जब रोने से ये देश मेहरबान हो गया, वो थे राकेश टिकैत के आंसू। आंदोलन जब ऐसे लग रहा था कि किसानों का आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो उस समय न जाने क्या परिस्थिति बनी, राकेश टिकैत रो दिए और उनके अश्रुओं का असर यह रहा कि किसान फिर से मोबिलाइज हो गया, फिर बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं। तो इन आंसुओं का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रधानमंत्री के गुलाम नबी आजाद के लिए आंसू और गुलाम नबी आजाद के प्रधानमंत्री के संदर्भ में बोली हुई कुछ बातों को लेकर के जो अश्रु हैं, उनका क्या असर पड़ेगा जनता पर और इनका एक दूसरे पर? इस पर आइए अब चर्चा करते हैं।
मैं विनोद शर्मा जी पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, उनको आमंत्रित करता हूं, और केवी प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं विनोद शर्मा जी आपसे शुरू करता हूं। आप किस तरीके से देखते हैं, इमोशनल हो जाते हैं पार्लियामेंटेरियंस से पहले भी? शायद आपको अंदाजा हो कौन कौन लोग संसद में इस तरीके से इमोशनल हुए हों। ऐसा है कि जब जब ये सेशन ऐसा होता है जहां पर कुछ लोग सेवानिवृत्त हो रहे होते हैं, रिटायर हो रहे होते हैं, और उस वक्त एक दूसरे की शान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बातें करते हैं, ये एक बहुत अच्छी प्रथा है। क्योंकि हमारी जो राजनीति है आज के दिन इतनी फ्रैक्चर्ड राजनीति है, इतनी मैं समझता हूं तेजाबी राजनीति है कि उसके मध्य जब हम ये नजारा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी होप है, अभी भी आस है कि आज के दिन लगा कि हमारे राजनेता भी दिल रखते हैं, उनमें भी इमोशंस हैं, वो भी इंसान हैं। क्योंकि जिस तरह की छवि हमारे राजनेताओं की बन रही है उसके चलते बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि शायद ये दिल ही नहीं है, इनमें मन में दया नहीं है। लेकिन आज जो हुआ वो एक अच्छी बात थी, एक अच्छी प्रथा है, उसको आगे ले गए ये दोनों लोग। मेरा ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा वो बहुत अच्छी प्रथा उन्होंने साबित की, और उसके जवाब में जो गुलाम नबी आजाद बोले, और ये एक ऐसा हादसा था जिनमें दोनों सक्रिय थे। गुजरात से पर्यटन करने कश्मीर लोग गए हुए थे और वहां पर गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे, और उनके शपथ लेने के 2-3 दिन बाद ही ये हादसा हो गया था, जैसा कि उन्होंने सदन में बताया। और प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई, तात्कालीन वो गुजरात चीफ मिनिस्टर थे जब प्रधानमंत्री। तो इन दोनों के मन में जो लोग गए, जो लोग टेररिस्टों के हाथ शहीद हो गए, उन लोगों के लिए इनके मन में जो व्यथा थी, जो दया थी, जो करुणा थी, मैं समझता हूं उसका जो नजारा हमने देखा वो भारत की एकजुटता को आतंकवाद के खिलाफ सिद्ध करता है। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर जब प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो उस वक्त अगर जब उन्होंने कहा कि आजाद साहब ने, हमने जो कुछ कदम कश्मीर में उठाए हैं उसका वेलकम किया है, उसको संवेदना, उसको सराहा है, तो वो साथ साथ उन्होंने कहा कि पर इसके चलते कहीं ऐसा ना हो कि G23 जो वो लोग हैं वो उनके साथ वो जुड़े हुए हैं और कोई बात उल्टी उनकी पार्टी ना कर दे। तो अगर वो उसको हटा दें हम, क्योंकि उससे लगता है कि थोड़ी सी राजनीति है इसमें, लेकिन कुल मिलाकर ये जो नजारा था, ये जो हताशायित थे हम लोग कि हमारी पार्लियामेंट चलती नहीं है, वहां पर एक दूसरे के साथ ताउन हमारे नेतागण नहीं करते हैं, हमको ये लगता है ये उसका प्रूफ है कि ऐसा नहीं है। पर्दे के पीछे ये एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और यही तकादा है पार्लियामानी डेमोक्रेसी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केवी प्रसाद जी, ये जो विनोद शर्मा जी बोल रहे हैं, इसी बात को जरा आगे बढ़ाते हैं। आपको लगता है जैसे कि 2 उदाहरण जो हम लोगों ने दिए, एक उदाहरण वो बाबा का जो दिल्ली में वो रोने लगे तो उसके बाद लोगों ने बहुत ही उदार दिल से उनको पैसे दिए, उन्होंने रेस्तरां खोल लिया। दूसरा राकेश टिकैत, किसान नेता। मैं मेरिट्स में नहीं जा रहा हूं, मैं बस सीधा सीधा क्या एक्शन हुआ और उसका रिएक्शन क्या हुआ। राकेश टिकैत रोए, उसके बाद आंदोलन एक तरीके से रिवाइव हो गया। आपको लगता है इन आंसुओं से, इन अश्रुओं से, ये जो सांसद हैं इनके आंसुओं से, इनके इमोशन से, इनके भावनाओं से एक संवाद का दौर दोबारा शुरू हो सकता है? क्योंकि वो तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे टूटा हुआ है ट्रेजरी और ऑपोजिशन बेंचेस में। देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात है, जैसे विनोद जी बता रहे थे, ये एक बहुत ही अच्छी घटनाक्रम है कि ये अच्छा डेवलपमेंट है राजनीति और इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और बड़ी स्वस्थ हमारे यहाँ ये पद्धति रही है। और इससे जरूर यह है कि वे विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर ही पार्लियामेंट चलाते हैं, और वही चला सकते हैं। ये सदनों में दोनों की उपस्थिति होती है, और हर एक की अपनी अपनी बात है। सबको पता है सत्ता पक्ष की बात और विपक्ष अपनी बात या प्रतिपक्ष अपनी बात रखता है। मतभेद होते हैं, लेकिन उसमें से एक रास्ता खोजा जाता है, और एक एग्रीमेंट पे आगे चीजें निकलती हैं। और ये पिछले कई सालों से हमने देखते आए हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी कटुता आ गई कई वजहों से, वो शायद जिसे कहते हैं, जैसे विनोद जी ने भी उसके इशारा किया, बात भी रखी है
मेरे ख्याल से एक ही अच्छा डेवलपमेंट है। और मैं आपको एक चीज जो आपने जो उदाहरण जो दिखाए हैं, हर एक का एक संदर्भ होता है। वो संदर्भ अगर आप देखें, कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जो लोगों को परेशानियां थी उस परिप्रेक्ष्य में था। टिकैत वाली बात, फार्मर एजिटेशन और कई सारी चीजें उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो ये तो परिप्रेक्ष्य उसका है। और मैं आप एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैंने कई इस तरह के वैलेटरी एड्रेस हैं जहां रिटायरिंग मेंबर्स को अक्सर ये होता है लीडर ऑफ द हाउस वो आके इसमें प्रिसाइड करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री खुद, जो कि इस हाउस के लीडर, मतलब वो उस लोकसभा के लीडर हैं, वो आए तो इससे एक अटैच कितना इंपॉर्टेंस वो देते हैं इस चीज को, इस चीज को कि एक वरिष्ठ नेता जब अपने पार्लियामेंट्री करियर की एक तरह से उनकी आज समाप्ति 15 तारीख को 13 तारीख को जब होगा उनका कार्यकाल पूरा होगा, और चूंकि वो जम्मू कश्मीर से चुने हैं और इस फिलहाल में कोई वहां से वापसी आने की बात नहीं है, तो उनके लिए एक तरह से इनके प्रति जो एक विपक्ष को एक सत्ता पक्ष की तरफ से जो रेस्पेक्ट अकॉर्ड किया जाता है वो इसमें मुझे झलका है जी। और मुझे कई सारे याद है कि आज से कुछ साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह विपक्ष में थे और जसवंत सिंह जी तब लीडर ऑफ द हाउस थे, मनमोहन सिंह जी रिटायरमेंट नजदीक था, उन्होंने भी अपनी बात ऐसी रखी, कई चीजों को रखा और कहा कि हम उम्मीद करते हैं आपकी पार्टी फिर से आपको मनोनीत करे और फिर से सदन में आए। तो इस तरह की बातें होती है। और अंत में एक बात और याद दिलाना चाहूंगा, आपको याद होगी जब पार्लियामेंट में 2001 पे अटैक हुआ था, वाजपेयी जी ने खड़े होकर बोला था सदन में कि सबसे पहला फोन उनके पास उस वक्त विपक्ष की नेत्री सोनिया गांधी का आया और पूछा कि आप तो ठीक हैं। और उन्होंने, वाजपेयी जी ने सदन में कहा था, जब एक संसदीय प्रणाली में सत्ता पक्ष के नेता को विपक्ष की नेत्री की तरफ से फोन आए, इससे भला और ज्यादा हमें क्या चाहिए, हमारा स्वस्थ। बिल्कुल। अगर सीधी सी बात है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। सीधी सी बात है कि अगर किसी के रोने से या भावुक हो जाने से और ये जाहिर करके दिखा देने से, अब आप उसके कई मायने निकालेंगे, कई ऐसे तमाम आर्टिकल भी आ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस में एक तो G23 को लेकर के इतना बवाल है, तो G23 के एक मेंबर या मेंबरान को इतना बढ़ा चढ़ा के बताना, क्या ये एक कोशिश है, प्रयास है कांग्रेस में टांग खींचने की? लेकिन इन सब चीजों से ऊपर उठते हुए मकसद कुछ भी हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या संवाद का दौर संसदीय प्रणाली में एक बार फिर से शुरू करने में सक्षम हो सकता है या नहीं? यह था हमारा आज का सवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको गुलाम नबी आजाद का जवाब सुनाएंगे, जो कि उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री के भावुक भाषण पर दिया। क्या बोला उन्होंने, एक ब्रेक के बाद देखें। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा। वो भी भावुक हुए और उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या बोला प्रधानमंत्री के भाषण पर। आइए अब वो सुनते हैं। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात। हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए,